जी आनंद भाई, प्लीज स्टार्ट कीजिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं बेवड़ा हूँ, मध्य सत्य हूँ, अल्कोहलिक हूँ। हाय आनंद भाई। हाय आनंद भाई। हाय कमिल भाई, हाय। हाय नरेश भाई जी। केवल और केवल ईश्वर। अल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, वो मेरी क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसके वजह से आज आनंद भी भाई, अभी आपका आवाज थोड़ा वॉल्यूम थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा प्लीज माइक को पास में पकड़िए। बढ़ा देता हूँ। ठीक है, अभी अभी ठीक है। अभी ठीक है। हाँ पहले, हाँ पहले से बेटर है। अभी ठीक है। हाँ ठीक है जी, बोलिए। ओके। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आनंद है। मैं बेवड़ा हूँ, मध्य सत्य हूँ, अल्कोहलिक हूँ। केवल और केवल ईश्वर। एल्कोहलिक एनोनिमस ये जागतिक भातृभाव संगठन के 12 तत्वों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, वो मेरे क्षमता अनुसार आचरण करने का मेरा प्रयास, मेरा स्पॉन्सर, मेरे को स्पॉन्सर और आप लोगों का प्यार है दोस्तों। इसके वजह से आज भी सवेरे से पीने के ख्याल आता है नहीं। एक सुकून भरी जिंदगी महसूस कर रहा हूँ, जी रहा हूँ और जीने में मजा आ रही है। सबसे पहले तो मैं हमारे गणेश भाई का, ये हमारे एल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में उनका वेलकम करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ और ये गुजारिश करूंगा उनसे कि आप आते रहिए। जो कुछ अभी बात हो रही थी, हमें जो मिला है वो आपको अगर चाहिए तो आपको आना पड़ेगा। और आते आते वो सब चीजें हमको मिलती है जिसका हमें वो इंतजार रहता है, जिसके लिए जिसकी ख्वाहिश हम लेके जीते हैं। एक दो लाइनें आपके लिए बोलना चाहूंगा कि गम है अंधेरे में, खुद को बेकरार ना कर। गम के अंधेरे में खुद को बेकरार ना कर, सुबह जरूर आएगी दोस्त, सुबह का इंतजार कर। ये इंतजार मेरे जैसे व्यक्ति को होता नहीं है। और इसका ही जो कुछ होता है मेरी जिंदगी, कम ऊंच नीच जो होता है, तो मेरे जैसे व्यक्ति में वो सब्र नहीं होता है कि मुझे हर चीज बहुत जल्दी चाहिए रहती है। मेरी जिंदगी के साथ भी ऐसा ही हुआ है दोस्तों। जो जिंदगी मैं जिया हूँ, जो कुछ मैं कर रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा जो तकलीफ थी कि मैं, मुझ में ये सब्र नाम की चीज नहीं थी। इंतजार करना मुझे पता ही नहीं था। और ऐसी जिंदगी जीते जीते मैंने अपनी जिंदगी तहस नहस की थी। मेरा जन्म एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। घर के हालात बहुत अच्छे नहीं थे, तकलीफें थी। जहाँ जन्म हुआ वो फैमिली और खुद को कोसना, पिताजी को कोसना, ये मेरी आदतें थी। क्योंकि मुझे अपने घर में जो बैल थे, भैंस थे, उनको चराने खेत में जाना पड़ता था। जब से मुझे याद पड़ता है, मेरी उम्र का जो चौथी पांचवी का जो साल है, तो हफ्ते में 3 दिन मुझे स्कूल नहीं जाने मिलता था। और उसके लिए मैं अपने पिताजी पे बहुत गुस्सा रहता था। मुझे ये लगता था कि अगर मेरा जन्म वो हमारे नरेश भाई ये ऐसे बड़े घरों में अगर होता, तो शायद मेरी जिंदगी बहुत अच्छी रहती। मैं खुद को कोसता, पिताजी को कोसता। और ऐसी जिंदगी जीते जीते जब मेरा जहाँ जन्म हुआ वो जगह ठीक नहीं है, वो लोग ठीक नहीं है, मुझे ये सब नहीं चाहिए था, वो गरीबी मैंने देखी थी, वो नहीं चाहिए था। और ऐसी जिंदगी जीते जीते दोस्तों, मैं वो दिन निकाल रहा था। और जैसे मुझे स्कूल में जाने को नहीं मिलता था, तो उसके कारण मेरी पढ़ाई भी रुकी रहती थी, मेरा कुछ होमवर्क बचा रहता था। और उसके कारण और वो फ्रस्ट्रेशन, डिस्टर्बेंसेस रहते थे। और ऐसी जिंदगी चल रही थी दोस्तों। ये सब होते होते ग्रेस ऑफ गॉड मुझे उस वक्त पता चला कि ईश्वर कोई है, मेरी जिंदगी में काम करता है, या फिर उसकी कुछ ब्लेसिंग मेरे साथ में है। जब मैंने 10वीं का एग्जाम दिया, वहाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। अब वो 80% मुझे मार्क्स आए थे। उसके बदौलत मैंने फिर अपने नेटिव प्लेस में गया मैं। और वहाँ पे मैं साइंस के लिए एडमिशन लेने के बाद में, वहाँ जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ वहाँ का जो रिजल्ट आया मेरा वाला, काफी अच्छा आया। माइक बंद करेंगे प्लीज। तो जो रिजल्ट आया, तो उसके बदौलत मैंने नागपुर के एक बहुत बड़े ख्यातनाम इंजीनियरिंग कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ली। और वो वहाँ का जो दौर था, वहाँ मैं देख रहा था, मेरे कलीग थे, मेरे हॉस्टल पे रहने वाले दोस्त थे। वहाँ शराब बनाई जाती थी रूम पे। एक तरबूज लिया जाता था, 1 किलो का अगर तरबूज है तो उसका हम देखते खरीदते वक्त वो लाल है कि नहीं, उसका एक पीस निकाल के काट के उसमें 100 ग्राम शक्कर डाल देते थे और उसको सेलो टेप से वापस चिपका के उसको बंद डब्बे में डाल देते थे। और 24 घंटों बाद उसको दे निकालते थे वो लोग। और उसका पानी सब लोग छान के पीते थे। और पता नहीं उनको उन चीजों में बहुत लुत्फ आता था, बहुत इंजॉय करते थे वो
शायद शराब बनती थी। दे वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, उनको तो मैं साइंटिस्ट का दर्जा दूंगा, क्योंकि एक बंद रूम में शराब जैसी चीज है और दो चीजों से मात्र, एक शक्कर और दूसरा तरबूज, इससे शराब बनी जा सकती है या बनाई जा सकती, मैं देख रहा था, मैं हैरान था। लेकिन उस वक्त दोस्तों, मैं हमेशा एक विषय जो सब्जेक्ट है शेयर करता हूँ कि वी डोंट हैव ए ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, वी हैव ए थिंकिंग प्रॉब्लम। हमारी समस्या विचारों की है, हमारी समस्या भावना की है। उस वक्त मेरे विचार अच्छे थे, मुझे वो मेरी वास्तविकता का पता था कि मैं बहुत गरीबी से आया हूँ, मुझे अपने आप को संभालना है, मेरे परिवार को संभालना है। और शायद वही वजह थी कि उस वक्त मैं नहीं शराब पी पाया। लेकिन जैसा मेरा एजुकेशन खत्म होता है, मुझे एक बड़े शहर में जॉब मिलता है, मैं जूनियर इंजीनियर बनता हूँ, और फिर वो विचार बदलते हैं। वो सब दिमाग में बैठा था कि जो इंजॉयमेंट मेरे दोस्तों ने मेरे सामने किया था, जो लुत्फ उन्होंने जिंदगी का उठाया था, वो मेरे दिमाग में कहीं बैठा था कि ये चीज अच्छी है। लेकिन उस वक्त मेरे हालात अच्छे नहीं थे। उस वक्त वो मैं खुद को काबिल नहीं समझ पा रहा था वो चीज के लिए, इसलिए नहीं किया। लेकिन जैसा पेमेंट मेरा हाथ में आया, मेरे सैलरी हाथ में आई, और मेरे विचार बदल गए। और वो साल था दोस्तों 1992। उस वक्त मैंने आधी बियर पिया था, एक दोस्त बहुत फोर्स कर रहा था। और ये सेलिब्रेशन जिसको मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा मैंने उसको एंजॉय करना चाहता, तो वो लम्हा जो था, वो मेरा पेमेंट जो हुआ था, जो पैसे मेरे हाथ में आए थे, और मेरे जैसे गरीब व्यक्ति को वो पहला पेमेंट देखना बहुत बड़ी बात थी। विचार बदले और मैंने आधी बियर शुरुआत किया। वो दौर जो था, आगे जैसे जैसे बढ़ते गया, मैंने बहुत से बड़े बड़े ख्वाब देखे थे। ख्वाब इतने कि जो मेरी हैसियत है उससे बड़े ख्वाब देखना मेरे जैसे बेवड़े का एक स्वभाव होता है। बिल डब्ल्यू साहब भी मेरे लिए लिखते हैं किताबों में कि मेरे जैसा जो व्यक्ति है, एक बहुत ही शराबी जो होता है, मेरे जैसा शराबी एक बहुत संवेदनशील भी होता है और अति उत्साही होता है, कि मैं जल्द से जल्द वो सब करूं जो नरेश भाई जी के पास है, जो कामिल भाई जी के पास है, जो प्रॉपर्टी इन लोगों के पास है, जो हैसियत इन लोगों की है, वैसा मुझे बनना था। ये तकलीफ थी, मैं ख्वाब देख रहा था काबिल भाई ने जो 2 करोड़ का घर बनाया, वो आनंद के पास हो। हमारे नरेश भाई जी ने जो बीएमडब्ल्यू गाड़ी दी, वैसी गाड़ी आनंद के पास में हो। मैं चाहता था मेरी बीवी भी माधुरी दीक्षित या दिव्या भारती जैसी सुंदर हो। लिविंग अपॉन अ बेसिस ऑफ अनसेटिस्फाइड डिमांड, आई वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रस्ट्रेशन एंड डिस्टर्बेंसेस। ये जो तकलीफें थी, जो मैं नहीं कर सका, या वो मंजिल तक के मैं नहीं पहुंच सका, वो मुकाम पे मैं नहीं पहुंच सका, उसके कारण मुझ में फ्रस्ट्रेशन आता था, मैं डिस्टर्ब रहता था। एक और जो शॉर्ट कमिंग है मेरी जिंदगी का, जो जिसको दुर्गुण कहता हूं मैं, उसको लेके जी रहा था। मैं अपनी जिंदगी नरेश भाई जी जैसे लोगों के साथ, कामिल भाई जैसे लोगों के साथ कंपेयर करके जी रहा था और खुद को कोस रहा हूँ। मेरे साथ में पढ़ने वाले मेरे कलीग जो दोस्त थे, मैं अव्वल आता था क्लास में, अच्छा अच्छा, उस वक्त मेरा अच्छा ये था। तो मुझे ये लगता था कि जिनको मेरे से कम ज्यादा कम मार्क्स आए, वो लोग बहुत आगे निकल गए। मेरे कोई दोस्त डिप्टी कलेक्टर बन गए, कोई प्रिंसिपल बन गए, कोई प्रोफेसर बन गए, और आनंद साला फटीचर इंजीनियर होके बैठा है। ये खुद को कोसना, ये तकलीफें थी, और उसके वजह से मैं अपने जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाता था। मेरी जिंदगी में सुकून नहीं था। और जब मेरे जैसे व्यक्ति में सुकून नहीं होता है, मैं हमेशा इरिटेटेड रहता हूँ, डिस्कंटेंट रहता हूँ, चिड़चिड़ा होता हूँ, बेचैन होता हूँ, तो मेरे जैसे व्यक्ति को कभी लस्सी पीने की याद नहीं आती। मैं थम्सअप पीने नहीं जाता। जब भी मैं अस्वस्थ रहा, चिड़चिड़ा हुआ, बेचैन हुआ, मुझे शरबत की याद नहीं आई, मुझे थम्सअप की याद नहीं, मैं लस्सी पीने नहीं गया, मैं शराब पीने गया। कौन सी पिया, कितनी पिया, एल्कोहलिक एनर्स में कोई मायना नहीं रखता। लेकिन हमारे बी डब्ल्यू साहब कहते हैं कि वी हैव टू फाइंड आउट द रूट काउज ऑफ आवर डिसीज। मैं क्यों पी रहा हूँ और इतनी क्यों पी रहा हूँ, इसकी वजह क्या है, तो देखता हूँ कि मैं पहले से ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसको अपनी जिंदगी के बारे में कोई सेटिस्फेक्शन नहीं था। जो सुकून मुझे चाहिए था उस वक्त नहीं था, उसके वजह से ये सब मेरा बढ़ते जा रहा था। दौर वो भी था जो जिंदगी में कम ज्यादा ऊंच नीच मेरे साथ में हुआ, तो मुझे ये लगता था कि ये चीज अच्छी है, उसके पीछे मैं छुपता था दोस्तों। मैं एक भगोड़ा टाइप का व्यक्ति हूँ। जो समस्याएं मेरी जिंदगी में आई, उसको फेस करना मुझे नहीं आता था। जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ में थे, उनको फेस मैं नहीं कर पाता था।
और तकलीफें ये बढ़ती जा रही थी। अजय भाई माइक बंद करेंगे प्लीज। तो मेरी तकलीफ ये थी कि मैं अपने जिंदगी के साथ कनेक्ट नहीं था। नैतिकता का अधपतन जिसको मैं कहता हूँ कि मेरी जिंदगी में मेरा कुछ वजूद है, मेरी जिंदगी में मेरा अपनापन है, मैं खुद से प्यार करूं, ये चीजें नहीं थी। मैं हमेशा खुद को कोसना, आत्मग्लानि में रहना, ये मेरी आदत बन गई थी। जिंदगी में कुछ ऊंच नीच होते रहता है। मैंने भी कुछ ऐसी गलती करे है जिंदगी जीते जीते कि मेरा जो जॉब छोड़ चुका था मैं, कोई वजह थी, वो शेयर करने की जरूरत नहीं यहाँ पे। लेकिन उसके बाद में मैंने जो बिजनेस शुरू किया था, बिल्डिंग मटेरियल का मैं शॉप चलाता था और उसमें काफी अच्छा पैसा दिख रहा था मुझे। लेकिन थोड़े में अगर मैं संतुष्ट रहूं, थोड़े में अगर मैं सेटिस्फेक्शन मानूं, तो ये मेरी आदत नहीं है। मुझे और चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। ये मेरी तकलीफ, लस्ट जिसको कहते हैं, लालसा जिसको कहते हैं, ये मुझ में बहुत भरी थी। शायद मेरा एक 3 रूम के घर में मेरा शायद परिवार पल जाता या मैं रह जाता। लेकिन एक घर से क्या होगा? एक बिल्डिंग बन गई, दूसरी बनाई है, तीसरी बनाई है, कितना? एक मोटरसाइकिल से या एक साइकिल से शायद मेरा काम चल जाता है। लेकिन मेरी ख्वाहिश है वो बीएमडब्ल्यू जो नरेश भाई जी ने दी, ये मेरी ख्वाहिश है। मैं उनकी बराबरी करना चाहता था और यहीं पे तकलीफें बढ़ती गई। जो व्यापार मैं कर रहा था, और एक दुर्गुण मेरे में है कि मैं जब भी रहा था, वो मेरा अच्छा शॉप वगैरह अच्छा चल रहा, मेरा बिजनेस अच्छा था, कोई मेरे पास उधार मांगने आता था और उधार मांगता, वो हाथ जोड़ता मेरे सामने कि आनंद सेठ, अगर आप मेरे को 20-30 हजार का उधार देंगे तो मेरे बच्चों के सर पे छत बन जाएगी, मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, मेरा परिवार आपको अच्छा समझता है, दुआएं देंगे। और ये चीजें दोस्तों अंदर से मुझे अच्छी लगती थी। कोई मेरा तारीफ कर रहा है, कोई मेरे सामने हाथ जोड़ रहा है, कोई पैर पकड़ता है, या मुझे आनंद सेठ कहता है, आनंद साहब कहता है, आनंद भाऊ कहता है, तो ये चीज मुझे अंदरूनी खुशी देती है। और ये मेरे साथ हो रहा था। और वो जो लिमिट है, जो कि मुझे कभी नहीं जमा, या मेरे जैसे जो अल्कोहलिक व्यक्ति है उसको बैलेंस करना नहीं आता, वो तकलीफ मेरे साथ में भी थी। एज यूजुअल आई एम अल्कोहलिक, जो आज कबूल करता हूँ। आज मुझे मालूम है कि मैं अल्कोहलिक हूँ, उस वक्त ये चीजें मालूम नहीं थी। तो मैं बैलेंस नहीं कर पाया वो चीजों को, और मैंने जो उधार बांटने का जो मेरा तो तरीका था, एक बहुत बड़ी अमाउंट तक के मैंने उधार बांट दिया, और तकलीफें वहां बढ़ गई कि वो जो पैसे थे अब वापस नहीं आ रहे। फिर बैंकों के फोन आ रहे, किसी का हैंड लोन दिया है, कोई कंपनी का पैसा है, वो वापस नहीं कर पाता हूँ। तो फिर वो जिंदगी में डर समाये गए। वो डर इतने थे कि मैं सोचने लगा अभी मेरे परिवार परिवार का क्या होगा? अगर बैंक ने मेरी जो शॉप है या फिर जो कुछ मेरा बिजनेस है उसको अगर सीज कर दिया, तो मेरे घर को सीज कर दिया, तो मेरे मैं कैसे जीऊंगा यार? लोग कितने हंसेंगे, मेरी कितनी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा परिवार मेरे साथ में रहेगा कि नहीं, मेरी बीवी तो मेरे को छोड़ के नहीं जाएगी। इस तरह के जो डर थे, सैकड़ों प्रकार के डर लिखता है बीडब्ल्यू किताबों में। ऐसे डर मेरी जिंदगी में थे। मुझे ये भी लगता था अगर बीवी छोड़ के गई तो लोग क्या सोचेंगे, आने शायद वो आदमी ही नहीं था, या फिर उसमें वो काबिलियत नहीं थी कि बीवी को संभाल सके, या फिर उसको कोई सेटिस्फेक्शन दे सके। इन चीजों को इस तरह से सोचता था कि मैं अस्वस्थ रहता था, चिड़चिड़ा रहता था, हमेशा जिंदगी में डर, हमेशा जिंदगी में वो दुख भरे है। जो सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ। डिसीजन लेना मेरा काम था, लेकिन उसको वर्कआउट करना, उसको पूरी तरह करना, या उसको वो काम को पूरा करना मुझे नहीं आया। और यही तकलीफें बढ़ते बढ़ते 2011 में दोस्तों मैं एक क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बन गया। 1992 में बयां कर रहा था कि आधी बियर से शुरुआत की थी, और 2011 में मैं क्रॉनिक लेवल का ड्रिंकर बना। और 2011 से 2015 तक के मैंने धुआंधार बैटिंग करी। जैसे कल के मैच में हम 6 और 4 देख रहे थे, हमारे कैप्टन साहब जैसे मार रहे थे, उस तरह का मेरा पीना था। मैं थोड़े थोड़े में कोई मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। कंटिन्यू पी रहा और धुआंधार पी रहा हूँ। किस लिए पी रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, क्यों पी रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, क्यों जी रहा हूँ ये भी नहीं समझ में आ रहा। पीता हूं तो भी नहीं जी पाता, नहीं पीता हूं तो भी नहीं जी पाता। इस तरह का वो जो दौर था, 4 साल मैंने धुआंधार बैटिंग करी दोस्तों। 2015 में रियलाइज होने लगा, कुछ अंदर से आवाज आ रही थी, हमारे आत्मा जो कुछ होता है वो अंदर से आवाज देती है। बहुत बार मुझे
रोका गया अंदर की आवाज से कि आनंद तू कल बहुत ज्यादा पिया था, आज मत पिया। लेकिन वो अंदर की आत्मा की आवाज मार के जीना, नैतिकता का जो अधपतन था, स्पिरिचुअल बैंकर जिसको हम कहते हैं, आ- आध्यात्मिक शून्यता जिसको कहते हैं, वो उस वक्त भी वो साथ साथ चल रही थी। मैं कोई मेरी ईश्वर है, मेरी कोई आत्मा है, वो अंदर से कुछ आवाज दे रही, ये चीजों का मुझे कभी ख्याल ही नहीं आया। और मैं वो अपनी आत्मा की आवाज, अपने अंदर की आवाज दबा के उसको मार के मैं जी रहा था, और सिर्फ जी क्या रहा था, पी रहा था दोस्तों। 2015 में रियलाइज होने लगा कि अगर नहीं रुकता हूं तो कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस मालूम नहीं था। उस वक्त मुझे जो कुछ सुझाया गया मेरे परिवार द्वारा, मेरे दोस्तों द्वारा, या जो कोई मेरे वेल विशर थे, उन्होंने जो भी मुझे सुझाया कि यार वो मेडिटेशन वगैरह जाके तेरे जैसे व्यक्ति को कुछ आराम हो सकता है, दिली ख्वाहिश थी शराब छोड़ने की, लेकिन कर इसलिए नहीं पा रहा था कि मुझे ये मालूम नहीं था, जो कि गणेश भाई को मालूम नहीं है, कि मैं एक बीमारी में आया हूँ। और इन चीजों को मालूम न होने के कारण मेरा क्या हो रहा था कि मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ, तो मेडिटेशन से वापस आ रहा हूँ, 10-12 दिन वहां रहता हूँ, वो स्पिरिचुअलिटी वहां जो दिखाई जाती या तो समझाई जाती है, खुद में कंसंट्रेट करना, अपने अंदर झांकने की प्रक्रिया में मैं वो महसूस करके वहां से कमिटमेंट करके आता था कि अभी मुझे 3 महीने नहीं पीना यार। ऐसा मैं सोच के निकलता था वहां से, मुझे 6 महीना नहीं पीना है, साल भर नहीं पीऊंगा। ये कमिटमेंट जो मेरी वाली थी, वो कभी पूरी नहीं हुई। मुझे कभी 8 दिन रुकने को जमा, कभी 3 महीना रहा, एक बार मैं 11 महीने शराब से दूर रहा। कोई नॉनवेज खाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि उस वक्त मेरे विचार अच्छे थे। जो टारगेट, जो ध्येय मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचता था, उसको पूरा करने का वो जो था, क्योंकि विचारों में सात्विकता थी। वो मेडिटेशन को जब जाता था तो मुझे ये आहार जो होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, जो अपने शरीर के अंदर डालते हैं, उस पे बहुत ज्यादा ख्याल रखने को कहा जाता था या सिखाया जाता था, बोला जाता था। और आहार मतलब दोस्तों सिर्फ मैं जो खा रहा हूँ, अपने पेट में डाल रहा हूँ, उसको आहार नहीं कहते। आहार मेरे 5 इंद्रिय है। जैसा मेरा जुबान है, मेरे कान है, मेरे नाक है, मेरे आंखें है, मेरी त्वचा है, जिससे मैं किसी को स्पर्श करता हूँ। तो किसी को स्पर्श अगर करता हूँ, कोई लेडीज को मैं हाथ लगा रहा हूँ, तो उसमें मेरी भावना क्या है, मेरे अंतर आत्मा तक के क्या फीलिंग जाती। मैं कोई लेडीज को हाथ लगा रहा हूँ, कोई बहन जैसा प्यार करके, प्यार करने के लिए हाथ लगा रहा हूँ, या फिर मेरे दिल में कोई वासना है, तो मेरे अंतर आत्मा तक के क्या जाता है, ये बहुत मायना रखता है। मैं क्या सुनता हूँ, क्या बोलता हूँ, क्या देखता हूँ, उसमें क्या गंदापन है, इन चीजों को मैं देखने लगा, समझने लगा था। और उसी के कारण, वो सात्विकता के कारण कुछ दिन मैं रुका। लेकिन यहाँ अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है कि कोई मानवीय ताकत मेरे जैसे व्यक्ति को, खासकर मेरे जैसे व्यक्ति को जो शराबी है, उसको शराब से दूर नहीं रख सकती। जो मानवीय प्रयास थे मैं पूरा कर लिया था। और 10 अक्टूबर 2018 को अल्कोहलिक एनोनिमस की मैंने पहली मीटिंग की। मेरी मिसेस मेरे साथ में थी। मेरा नेटिव प्लेस है, वहां से 16 किलोमीटर पर मीटिंग होती है। और अब जो संतोष भाई अभी बात कर रहे थे पुणे से, उनको मैं बहुत अच्छे तरह से पहले से जानता हूँ कि कोरोना का जो पीरियड था, उस वक्त मैं अपने फेलोशिप की, वर्धा फेलोशिप की 1.25 साल ऑनलाइन मीटिंग चलाए। इस वजह से ये लोग, ये नाम मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, या फिर ये कंटिन्यू उस मीटिंग में होते थे, तो इन लोगों से अच्छी पहचान या बातचीत होती थी। तो वो जो दौर था कि मैं अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग में आया, और जो आज का सब्जेक्ट है, मुझे बताया जा रहा था कि मैं कोई बीमारी में आया हूँ। मुझे ये बताया जा रहा था कि ये जो तकलीफ है या तेरी एक बीमारी के कारण है, ये मुझे बताने का प्रयास हो रहा था। लेकिन मेरे जैसा होशियार आदमी, जो खुद को होशियार समझता है, ये कभी नहीं मानता कि ये बाकी लोगों का प्रॉब्लम होगा। मैं ये देख रहा हूँ, एक्सेप्टेंस मुझे क्यों नहीं आ रहा कि मैं ऐसा देख रहा हूँ कि मेरी अभी उम्र 52 साल हो गई, 53 लगेगा। तो ये उम्र में अभी तक के मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे कोई दवाखाने में भर्ती नहीं होना पड़ा, मुझे कोई सलाइन नहीं लगी, मेरी आर्थिक हानि नहीं हुई ऐसा मुझे लगता था, मेरी बीवी मेरे को छोड़ के नहीं गई ऐसा मुझे लगता था, मेरा बिजनेस जो है कम ज्यादा उठा चढ़ाव रहते बिजनेस में ऐसा मुझे लगता था, और ये दौर निकल जाएगा। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं थे कि मैं बीमारी में आया हूँ या फिर मैं बेवड़ा हूँ, मध्यस्थक हूँ, अल्कोहलिक हूँ। मीटिंग को सिर्फ इसलिए आ रहा था दोस्तों कि मुझे आप लोगों का प्यार अच्छा लगता था। वो नरेश भाई जी मेरे कंधे पे जो हाथ रखते, मुझे समझाते, आनंद तू आते रहे, हमारा देख, हमारा अच्छा हो गया तो आपका भी होगा।
इन चीजों को कामिल भाई जो समझा रहे, इन चीजों को, ये प्यार, ये अपनापन मुझे खींच लाता था आप लोगों की तरफ, और सिर्फ उसके लिए आ रहा था। मुझे ये एक्सेप्टेंस ही नहीं, मुझे स्वीकार नहीं कि मैं बेवड़ा हूँ। लेकिन जैसे जैसे आते गया, वो सुनने की जो प्रक्रिया बताते हैं कामिल भाई, कि पूरे एकाग्रता से सुनना। हमारे मराठी में एक कहावत है, कानाचे सुख करून ऐकणं। वो चीजें मैं समझने लगा, मैं सुनने लगा, और सुनते सुनते जैसे मेरे ये 3 महीने या कुछ ऐसा दौर हो रहा था, लेकिन एक्सेप्टेंस मुझ में नहीं था। मैं नहीं मान रहा था, सिर्फ आ रहा था और घर जा रहा था, शराब नहीं पी रहा था, बस इतना ही कुछ था। कमिल भाई जैसे बुजुर्ग जो ओल्ड टाइमर होते हैं, मेरे जैसे नए सिखे को बहुत अच्छे तरह से पहचानते हैं, उस उन्होंने देख लिया कि मेरी समस्या क्या है, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ इन चीजों को। तो कामिल भाई जैसे व्यक्ति ने बोला कि आनंद तू साला पढ़ा लिखा दिखता है, ये हमारा लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ता, ये किताबें देख तो जरा। और वो जो नीले कलर का किताब था जिसपे अल्कोहलिक एनोनिमस लिखा था, और उसका पहला जो सेंटेंस था, द स्टोरी ऑफ हाउ थाउजेंड्स ऑफ मेंस एंड वुमेन्स रिकवर्ड फ्रॉम द अल्कोहलिज्म, वो चीज ने, वो जो सेंटेंस लिखा गया वहां पे, उसने मेरी जिंदगी में कुछ आस जगाई कि साला इसको पढ़ के तो देखते हैं, क्या बोल रहे कि हजारों स्त्री और पुरुषों की कथा जो अल्कोहलिज्म नाम की बीमारी से दूर हुए हैं, वो किस तरह से दूर हुए हैं, क्या उन्होंने प्रयास किए हैं, इसकी ये स्टोरी या कथा है। मैं कथा पढ़ने लगा, और कथा पढ़ते पढ़ते मैं मराठी बिग बुक पेज क्रमांक 39 और हिंदी और इंग्लिश 44 पे मैं पहुंच गया। और वहां हमारे BW साहब लिखते हैं कि पूरी ईमानदारी से चाहते हुए भी अगर मैं शराब से दूर नहीं रह सकता, ये बात मैं गणेश भाई के लिए और दोहराऊंगा, क्योंकि मेरे जैसे न्यू कमर के लिए ये समस्या रहती। मैं वो 20 क्वेश्चन देखने को मेरे को फुर्सत नहीं थी, जो हमारे वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन ने जो हमारे सामने 20 सवाल रखे हैं, वो देखने की मुझे फुर्सत नहीं रहती। मुझे ये नहीं लगता कि मेरा कुछ गया नहीं, लेकिन पूरी ईमानदारी से मैंने जो प्रयास किए थे, BW साहब वहां लिखते हैं मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कि पूरे ईमानदारी से चाहते हुए भी मैं शराब से दूर नहीं रह सकता। ये पहली बात। और दूसरी बात है कि मेरा कोई इनिशियल कोटा होता है, 30, 60, 90, व्हाट एवर में भी, जो भी मैं, मेरी जिंदगी में ऊंच नीच होता है, और उसके लिए मैं शराब पीने जाता हूँ। 16,821 वजह बताते हैं एल्कोहलिक एनोनिमस मेरे जैसे पीने वाले व्यक्ति की, इतने बहाने हैं मेरे पास। तो कोई भी बहाने की वजह से पीने जाता हूँ, और मुझे पीना सिर्फ 90 रहता है, मुझे पीना सिर्फ 60 रहता है। एक पैक पीना है, 1.5 पैक पीना है, इतना पीने के लिए मैं जाता हूँ, लेकिन उतना ही पी के मैं वापस नहीं आता। एक बार मुझे ये कहा जाता है कि मुझे ढक्कन खोलना याद है बॉटल का, बंद करना मैंने सीखा ही नहीं। जब तक कि वो शराब मेरे सामने पड़ी है, तो मेरा एक ही वो डायलॉग था उस वक्त दोस्तों, कि रहे पड़ी पेट में। जो चीज ये है, शराब है, ये बाहर अच्छी नहीं लगती थी, वो मेरे पेट में जब अच्छी जाती है, पूरी जाती है, तब मुझे अच्छा लगता था। वो डायलॉग में बोला करता था, रही पड़ी पेट में, बाहर क्या करेंगे इसका, बाहर इसका क्या काम है। तो इस तरह का जब मैं देखता हूँ कि मेरा जो कंट्रोल, इसका क्वांटिटी का जो कंट्रोल है मुझ में नहीं है, पूरी ईमानदारी से मैं चाह रहा हूँ शराब छोड़ने का, फिर भी मुझसे नहीं हो रहा। ये चीजें अगर दो मेरे साथ होती है, तो BW साहब लिखते हैं कि आनंद, यू आर प्रोबेबली अल्कोहलिक, तू संभावित बेवड़ा बन गया ना, तू शराबी बन गया, देख। और दोस्तों, ये दो चीजें जब मैंने अपनी जिंदगी में झांक के देखा, सोच के देखा, अपने अंतर मन में झांका, अपनी जिंदगी में झांकने का प्रयास किया, तो इसमें पूरी सत्यता थी। ये 100% सही था कि मैंने 2015 को प्रयास किए थे। मैं चाहता था शराब से दूर होना, लेकिन पूरी तरह शराब से दूर नहीं हो पाया। मैं सिर्फ 90 पीने के लिए जाता था, 90 पी के वापस नहीं आ सका। तो ये दो चीजें जब मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार आनंद, तेरे साथ ये हो गया, तो वो पहली चीज मेरे साथ में हुई कि वो एक्सेप्टेंस था कि मैंने मान लिया कि मैं बेवड़ा बन गया हूँ, मैं शराबी बन गया हूँ। लेकिन सिर्फ शराबी बन, ये मानने से थोड़ी मेरी रिकवरी शुरू होनी थी। ये आज का जो टॉपिक है दोस्तों, बिग बुक का पेज नंबर 407 पे BW साहब लिखते हैं कि एक्सेप्टेंस इज द की टू लिबरेशन। अब मुझे स्वातंत्र्य चाहिए। किस चीज से मुक्ति चाहिए मुझे? ये शराब की याद जो मुझे आती है, बार बार उसको पीने जाता हूँ, वो न चाहते हुए भी पीता हूँ, इससे मुझे फ्रीडम चाहिए, लिबरेशन चाहिए, स्वातंत्र्य चाहिए। वो जो दुर्गुण मेरे साथ में खचाखच भरे हुए हैं,
जो कुछ मैं जिंदगी जीने का मेरी ओल्ड आइडियाज थी, मैं किस तरह सोचता हूँ, कैसे विचार करता हूँ, कोई चीज का देखने का मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, किस ढंग से उसको आइडेंटिफाई करता हूँ, किस तरह से बाकी लोगों को मैं जज करता हूँ, ये मेरे ओल्ड आइडियाज जब तक के मैं बदलूंगा नहीं, जब तक के ये एक्सेप्टेंस नहीं आएगा कि मुझे सिर्फ शराब से दूर रह के नहीं रहना है, या फिर मुझे शराब मेरी समस्या नहीं है, मेरी समस्या कुछ और है, ऐसा जब तक के मैं महसूस नहीं करता। दोस्तों, शराब तो रुकी हुई थी, लेकिन वो 4 घुड़सवार की बात होती है अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो मेरे पीछे दौड़ रहे थे। वो घुड़सवार थे भय, घबराहट, निराशा और मायूसी। ये शराब रुकने के बाद में भी मुझे तकलीफ दे रहे, मैं सुकून महसूस नहीं कर रहा हूँ। वो जो मुझे चाहिए, जो आप लोगों के पास है, जो मुझे चाहिए था, वो मेरे पास नहीं था। मैं मात्र शराब से दूर हूँ। लेकिन ये जिंदगी जिंदगी भी नहीं थी, और ज्यादा जिंदगी में वो डर समाये थे। जब मैंने अपनी जिंदगी की वास्तविकता देखी, अपने नजरों के सामने वो सब आया मेरे सामने, कि फिर मुझे दिखने लगा, क्योंकि शराब रुकी है तो होश आ रहा था, समझने की ताकत वापस आ रही थी, जिसको हम सैनिटी कहते हैं, वो वापस आ रही थी, क्योंकि शराब नहीं पी रहा हूं, दिमाग काम कर रहा है। शरीर नहीं है इतना स्वस्थ, लेकिन दिमाग काम कर रहा है। तो ये चीजें महसूस कर रहा हूँ कि मैं जिंदगी का क्या तहस नहस कर दिया, कितनी अस्त व्यस्तताएं कर ली मैंने अपनी जिंदगी में। और ये मेरी जिंदगी की अस्त व्यस्तताएं, इसको स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात थी। मुझे हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे स्वातंत्र चाहिए, उन सब चीजों से जो मुझे तकलीफ देते हैं। और मुझे तकलीफ कौन दे रहे थे? तो सबसे ज्यादा जो तकलीफ मुझे दे रहे थे, मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट। बिल डब्ल्यू साहब भी लिखते हैं कि मेरे जैसे व्यक्ति का जो रूट काउज ऑफ डिसीज है, मेरा जो तकलीफ है, वो मेरे अंदर अंदर ही है कुछ। और अंदर जब मुझे झांकना है, तो वो स्वीकार करने के लिए वो जो रिगरस ऑनेस्टी की बात बिल डब्ल्यू साहब करते हैं, वो मुझ में नहीं थी। कि मैं अपने अंदर क्यों झांकू यार, लोगों ने मुझे तकलीफ दी है, लोगों ने मुझे 26,11,323 रुपए का चूना लगाया है, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए हैं, मेरा परिवार मेरी नहीं मानता, मेरे परिवार मेरे को नहीं समझता, ये लोग खराब है, मैं सही हूँ, ये मुझे लगता था। और ये सब ऐसी जिंदगी जीते जीते मुझे अपनी ये अस्त व्यस्तताएं जो मैंने जिंदगी में की थी, ये मुझे कबूल नहीं थी, उसके लिए तकलीफ हो रही थी। लेकिन इसको स्वीकार करना मुझे जरूरी था। मनु भाई, माइक बंद करेंगे प्लीज। तो ये मेरी तकलीफ थी कि मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि ये अस्त व्यस्तता मैंने खुद की है, और उसका जिम्मेवार मैं हूँ। ये जिम्मेवारी का स्वीकार करना कि जो जिंदगी मैंने तहस नहस अपने हाथ से की, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, ना कोई मेरा परिवार, ना वो लोग जिन्होंने मुझे चुना लगाया था, जिन्होंने मुझे टोपी पहनाई थी, ना वो जो संस्थाएं थे, जो विचार थी, जैसे कुछ वो कंडीशन मेरे सामने थे, जो परिस्थितियां मेरी जिंदगी में आए थे, वो जिम्मेदार नहीं था। जो इनर स्पिरिचुअल मेलोडी मेरे में थी, जो आध्यात्मिक शून्यता मेरी जिंदगी में आई थी, क्योंकि मैं खुश ही नहीं रह पाता था। जो सब होने के बाद में भी मैं वो सुकून महसूस नहीं करता हूँ, खुशी महसूस नहीं करता हूँ, हर वक्त खुद को कोसता हूँ, खुद के काम में नहीं आता हूँ। और मेरे जैसा व्यक्ति जो खुद के काम में नहीं आएगा, तो दूसरी की क्या मदद करेगा? क्या परिवार को मैंने संभाला होगा? क्या तकलीफें उनको दी होंगी? कितने कितनी तकलीफें उन्होंने झेली होंगी मेरे वजह से? क्या भावनाओं का मेरा वो बवंडर छूटता होगा? क्या मैं करता होगा? और ये सब जिंदगी, गिरीश भाई माइक बंद करेंगे प्लीज। तो ये जो तकलीफें थी, ऐसी तकलीफों के साथ में मैं जी रहा था, और उसके लिए मैं लोगों को जिम्मेवार समझता था, जो कि मेरी गलती थी। और ये स्वीकार करना जब शुरू किया, तो मेरी वो रिकवरी की प्रक्रिया में मैं आ गया। लेकिन तकलीफ ये थी कि मुझे, आप लोग कहते हैं कि कोई उच्च शक्ति को मानना पड़ेगा यार आनंद, तुझे इन चीजों को मानना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कोई मानवीय ताकत तेरे को ये शराबियत नाम की जो बीमारी उससे दूर नहीं कर सकती। केवल और केवल हायर पावर, उच्च शक्ति, ईश्वर, परमात्मा, जो कुछ भी आप कहे, वो मुझे निजात दे सकती है। मेरा गए हुए जो अच्छा और बुरा सोचने की जो समझ है, वो वापस सिर्फ वो हायर पावर दे सकता। मैं एक संप्रदाय में पला बड़ा, जो मेरे विचार थे, जो मेरी सोच थी,
वो धर्म के अनुसार या वो संप्रदाय के अनुसार, तो मुझे इस ईश्वर का अस्तित्व ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। तकलीफ थी उन चीज़ों में कि नहीं यार, मैं थोड़ा-सा साइंस को मानने वाला और ये कुछ होता नहीं, ये सब अपने आप इन्वेंशन हुआ, इतने सारे जो साइंटिस्ट बने, इन्होंने जो शोध लगाए, इन्होंने जो कुछ किया, इसके वजह से ये दुनिया डेवलप हो गई है। इसमें ईश्वर का क्या रोल है? ऐसे मेरे ख़यालात, ऐसे मेरे विचार, ये कांसेप्ट समझना ईश्वर का। लेकिन नरेश भाई जी जैसे लोग बहुत होशियार होते हैं। वो मेरी जानते हैं, मेरी औकात कहाँ तक है, मैं कितना सोचता हूँ ये जानते हैं ये लोग। इन्होंने कहा, "आनंद तेरे को हायर पावर पसंद नहीं है, ठीक है। तेरे माँ-बाप तो यार तेरे से बड़े हैं, कि उनके पहले तू पैदा हुआ। नहीं ना, मेरे माँ-बाप पहले पैदा हुए, उसके वजह से मेरा जन्म हुआ, तो वो मेरे से बड़े हैं।" ये लोग समझाते हैं मुझे। कामिल भाई समझाते हैं, कोई तेरा चाचा-वाचा, मामा-वामा कुछ है, वो तेरे से बड़े हैं कि नहीं? तेरे जिनके सहारे तू पढ़ा, कुछ बना, तो वो लोग तेरे से बड़े नहीं थे, वो ज्ञानी नहीं थे? हाँ, थे। फिर वो तेरे से बड़े नहीं हुए? ये अल्कोहलिक एनोनिमस का गॉड, गुड ऑर्डरली डायरेक्शन। मतलब कोई कोई भी व्यक्ति जो मुझे सत्संग सिखाए, मुझे सही मार्ग बताए, जीने का ढंग सिखाए, शराबियत प्रॉब्लम है वो अलग चीज़ है, लेकिन मुझे क्या है कि मुझे मेरे ज़िंदगी में ये तौर तरीके से जो मैं जी रहा था, उसके लिए ये कंसेप्ट बन जाए, कोई गुड ऑर्डरली डायरेक्शन मेरे ज़िंदगी में आ जाए। और ये लोग बहुत होशियार होते हैं, मेरे पहले जो आए हैं सब लोग, इन्होंने मुझे वो ट्रैक दिया कि गुड ऑर्डरली डायरेक्शन समझ ले यार, कहाँ गॉड लेके बैठा है? मैं तेरे को मीनिंग बता रहा हूँ ना गॉड का क्या है। और ये एक्सेप्ट जब किया कि हाँ यार, मेरे माँ-बाप तो मेरे से बड़े हैं, मेरे मामा बड़े हैं, ये नरेश भाई जी मेरे पहले आए हैं, बहुत साल 25-30 साल हो गए इनको, ये मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है, कामिल भाई को बहुत सारे दिन हो गए, बहुत सारे साल हो गए, ये बड़े हैं। ये कंसेप्ट मैंने स्वीकार किया और वहाँ से चेंज आना शुरू हुआ। फिर मुझे कहा जा रहा था कि आनंद तू अपनी ज़िंदगी में झाँक के देख, तूने अपनी मनमानी करके, अपने तरह से ज़िंदगी जी के तहस-नहस किया, ऐसा तुझे नहीं लगता है? हाँ दोस्तों, जब तक कि मेरी ज़िंदगी मेरे माँ-बाप के हाथ में थी, मैं किसी की सुनता था, किसी की मानता था, तब तक कि ये अस्त-व्यस्तता, ये शराबियत मेरी नहीं बढ़ी थी। कंट्रोल ड्रिंकिंग मुझे आता था। लेकिन जब से ये ज़िंदगी की बागडोर मैंने अपने हाथ में ली, मेरी तकलीफ़ें बढ़ती गई और मुझे यह कहा जा रहा था, "अभी आनंद देख यार, तुझे अपनी ज़िंदगी अपने मन के माफ़िक नहीं चलानी है। अपनी इच्छाओं से नहीं चलानी है यार, नहीं चला पाएगा। वो तेरे पास वो शक्ति नहीं है, वो ताकत नहीं है। बीडब्ल्यू भी लिखते हैं कि लॅक ऑफ पॉवर इज अवर डिलेमा. शक्तीचा अभाव हाच आमच्यासाठी यक्ष प्रश्न आहे. ये ताकत मेरे पास नहीं है। जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी के साथ में होती है, उसको प्रोटेक्ट करने की, उसको सँभालने की, उससे निजात पाने की ताकत मुझ में नहीं है। शराब तो बहुत ताकतवर है, लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है, उसको भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। उस उसमें से निजात पाना, उससे बाहर निकलना मुझे नहीं जमता। तो ये लैक ऑफ पावर इज़ माय डिलेमा, शक्ति नहीं है मेरे पास। तो मुझे अब कोई ऐसी हायर कंसेप्ट का आया, ईश्वर का कंसेप्ट समझ में आया, लेकिन ये सबसे तकलीफ वाला काम था कि मेरी इच्छाएँ और मेरा जीवन उस तरह वो ईश्वर के तरफ, वो गॉड की तरफ मोड़ने का प्रयास करूँ, तो ये तकलीफ वाला काम था। लेकिन दोस्तों, मरता क्या ना करता, ये मेरी हालत थी। मुझे सुकून चाहिए था, जो कामिल भाई के पास है, जो नरेश भाई जी के पास है। ये सुकून मुझे चाहिए था। और बीडब्ल्यू लिखते हैं कि जो प्रयास तूने आनंद शराब पीने के लिए किए हैं, उससे आधे प्रयास भी ये प्रोग्राम अगर प्रैक्टिस करने को करेगा, तो तू वहाँ पहुँच जाएगा, जिसका तूने ख्वाब में कभी सोचा नहीं होगा। वो प्रयास मैंने शुरू किए, अपनी मनमानी रोक के वो प्रैक्टिस शुरू कर दिया। जो क्षेत्र में मैं काम करता हूँ, तो मेरा जो कोई सीनियर है, जो कोई मेरे से बड़ा है, उसकी बात प्रयास करिए। 3 महीने प्रैक्टिस करके देखा कि चलो मेरा जो प्रॉब्लम है या जो कुछ है मेरी ज़िंदगी में, तो मैं उन लोगों का मानूँ। 3 महीना मैंने ये प्रैक्टिस किया है कि मेरा जो क्षेत्र है, उसमें मेरे बुजुर्ग का या जो मेरे बड़े हैं, उनकी मानना शुरू किया। मेरा परिवार में मेरी बीवी की जो बोले, मेरे बच्चे बोले वैसा ही करने का। अल्कोहलिक एनोनिमस में नरेश भाई जी जैसे ओल्ड टाइमर का हाथ पकड़ा हूँ, तो वो जैसे बोल रहे हैं वैसा ही कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा कि इसके फायदे मुझे दिख रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में बदलाव देख रहा हूँ और वो स्वीकार करना पड़ा। दत्ता, वो माइक बंद करेंगे प्लीज़? तो ये मुझे
तकलीफ जो थी कि मैं अपनी इच्छाओं से जो जिंदगी जी रहा था, जो तकलीफ मुझ में आई थी वो अपनी इच्छाओं को रेटने के वजह से आई विल रन राइट वाला जो मेरा स्वभाव है उसके कारण आई थी। तो मुझे ये जब मैंने 3-4 महीना इसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया कि परिवार में बीवी की सुन रहा हूँ, बच्चों की सुन रहा हूँ, मेरा कार्य क्षेत्र में बड़े व्यक्ति की सुन रहा हूँ और एल्कोहलिक एनोनिमस में कामिल भाई की सुन रहा हूँ। तो इससे ये फायदा ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी में तब्दीली दिखने लगी, बदलाव दिखने लगे और कुछ अच्छा-अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये स्वीकार करना पड़ा कि जब मैं अपनी इच्छा और जीवन ईश्वर के तरफ मोड़ता हूँ, ये डिसीजन लेता हूँ, तो जिंदगी में कुछ खुशहाली आती है और प्रैक्टिस करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ वाली काम ये था कि वो जो चीज नरेश भाई जी जैसे लोग बताते हैं, हमारे हेनरी फोर्ड है, जो अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेस है, एक टिप्पणी की है उन्होंने कि अपने गलतियों का सामना करके उसे ठीक करके उसका उपयोग एक पूंजी की तरह करते रहना चाहिए। अब मैंने जो जिंदगी में जो कमियां थी, जो कुछ गलतियां की थी, अब उसका सामना ही मुझे ही करना है। कौन करेगा? मैंने जो अस्त-व्यस्तताएँ मेरी ज़िंदगी में पैदा की है, उसको दूसरे लोग थोड़े सँवारेंगे, वो तो सँवारना मेरी ज़िम्मेवारी है। और उन गलतियों से मैंने क्या सीखा है और उसका उपयोग अभी मेरे प्रोग्रेस के लिए करूँ। और प्रोग्रेस के लिए कैसे कर सकता हूँ कि वो गलतियाँ मैं अभी ना करूँ, बार-बार ना करूँ। एक बार गलती हो सकती है, उसको माफ़ भी किया जा सकता। लेकिन एक गलती मैं हर बार करता हूँ तो मुझे कोई माफ़ नहीं करेगा, ये महसूस होने लगा। और वो चीज़ें जो थी कि बिल डब्ल्यू साहब भी एक लिखते हैं मुझे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बारे में हमारे डॉक्टर कार्ल जंग लिखते हैं कि कोई आध्यात्मिक जागृति मेरे जैसे व्यक्ति में बदलाव ला सकती है। दोस्तों का आध्यात्मिक जागृति ये थी, कुछ दिनों के बाद में मुझे ये महसूस होने लगा कि ये जो शराब है आनंद, बाकी लोगों के लिए अमृत हो सकती है, लेकिन तेरे लिए ज़हर है और ये पिएगा तो मरेगा ही मरेगा। और वो मैंने वो करना शुरू कर दिया, जो कि मैं करने की इच्छा नहीं थी। मेरा खुद का ऑपरेशन खुद के हाथों से। Full examination of damages occurred during the life and sincere effort to look after them with a approved perspective लिखता है बिल। मेरे मनमाफिक नहीं चलेगा मेरा मेरा जो लेखा जोखा रहेगा, जो कुछ मैंने देखना है अपनी जिंदगी में झांकना है, तो मेरे हिसाब से नहीं चलेगा। तो मुझे उस तरह से करना है कि जैसा बाकी लोग कहते हैं। मुझे एक धार्मिक संत जो एक बात कहते हैं कि अगर पाना है असल सुकून तो अगर पाना है असल सुकून तो अपने ही गहराई में जाना। बेशकीमती खजाने कभी किनारों पर नहीं मिलते। ये बात बहुत अच्छी कही है कि मुझे जो सुकून चाहिए, जो बेशकीमती खजाने आप लोगों के पास है, वो मैं किनारों पे ढूंढूंगा तो नहीं मिलेगा। मुझे वो समंदर के गहराई में उतरना पड़ेगा जहां वो खजाना छुपा हुआ है और वो गहराई थी मेरे अंदर। मैं भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, भगवान को जानने की कोशिश कर रहा हूँ और मंदिर मस्जिद जाके मुझे भगवान नहीं मिलने थे। तो नरेश भाई जी जैसे लोग समझाते हैं कि भगवान ये वो सब तेरे अंदर है यार, वो ताकत को बड़ा वहां पहचान। और वो जब फुल एग्जामिनेशन ऑफ डैमेजेस करता हूँ आफ्टर ड्यूरिंग द लाइफ और उसके साथ में मुझे मेरी वास्तविकता दिखती है कि आनंद समस्या तेरी तेरे दुर्गुण थे। और जब तक कि इससे मैं बाहर ना निकलूं, इससे निजात ना पाऊं, उसको कम ना करूं, उसको कंट्रोल ना करूं, उस पे कोई अंकुश ना लगाऊं, तो मुझे वो लिबरेशन की बात जो बीडब्ल्यू पेज नंबर 407 पे करते हैं वो नहीं मिलेगी। शराब तेरी समस्या है, शुरुआत दौर में रहेगी, लेकिन तुझे क्या चाहिए? ये 4 घोड़े जो तेरे पीछे दौड़ रहे हैं, जिसका नाम भय है, घबराहट है, निराशा है और मायूसी है, तो इससे अगर निजात पानी है तो दोस्त तुझे वो सब करना पड़ेगा और वो जो कैरेक्टर डिफेक्ट तेरे है उससे परे हटने का प्रयास करना करना पड़ेगा। और उसके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरत है मेरे जैसे बेवड़े को, वो है विलिंगनेस। वो इच्छा शक्ति मुझ में नहीं रहती, लेकिन ये भी महसूस कर रहा था, समझ रहा था कि इन दुर्गुणों के साथ रहा तो जो सुकून आपकी जिंदगी में है वो मुझे नहीं मिलेगा। तो मैंने थोड़ा-सा काम करना शुरू कर दिया। मैं अपने स्पॉन्सर की मदद से मैंने अपने दुर्गुण जाना था, समझा था क्या-क्या मेरे प्रॉब्लम थे और उसको रेक्टिफाई करके उसमें सुधार लाके उस पे कोई अंकुश
लाके या उसको कंट्रोल करके ही मैं जी सकता था सुकून भरी जिंदगी। लेकिन उसके लिए मुझे पूरी विनम्रता से ईश्वर के सामने वो सब कबूल करना था, या मेरी कमजोरी मैं बयां करना था ईश्वर को। ईश्वर, ये जो दुर्गुण है मेरे वाले, जो मेरी खामियां है, जो कमियां है, मैं अपने आप नहीं निकाल सकता, उसके लिए आप मुझे मदद करो। मुझे घुटनों के बल बैठना पड़ा उनके सामने। और मुझे ये लगता था, मैं विनम्र था उस वक्त जो समझ रहा था कि मैं सब लोगों की तारीफ करता हूँ, सबको अच्छा बोलता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, सब लोगों की इज्जत करता हूँ। कामिल भाई से कभी बुरे यानी आवाज चढ़ा के बात नहीं करता हूँ, नरेश भाई जी को कभी आवाज चढ़ा के बात नहीं करता हूँ। तो मुझे लगता था मैं बहुत विनम्र हूँ, मैं सबका आदर करता हूँ, मतलब मैं विनम्र हूँ। लेकिन परफेक्ट ह्यूमिलिटी की बात बिल डब्ल्यू साहब करते ग्रैपेवाइन 1961 के जून महीने का जो ग्रैपेवाइन आया है, उसमें परफेक्ट ह्यूमिलिटी क्या है, विशुद्ध नम्रता की बात बिल डब्ल्यू करते हैं। और वहां वो लिखते हैं कि मैं मेरे खुद के बंधनों से, बॉन्डेज ऑफ सेल्फ जिसको कहते हैं, मैं मेरे अहंकारों से और मेरे दुर्गुणों से मुक्त होकर, जो बोझ लेके मैं चल रहा हूँ, ये बोझ से मुक्त होकर हर वक्त, हर जगह ईश्वर की इच्छा क्या है, और वो ईश्वर की इच्छा जान के उसके तहत मैं जिंदगी जीऊं। और उसको बिल डब्ल्यू साहब ने विशुद्ध नम्रता जिसको कहते हैं वो लिखा है, वो कहते हैं। और ये चीजों को जब मैं समझा तो मुझे ये लगने लगा कि साला मैं, नम्रता जी जिसको बोल रहा था वो गलत थी। मुझे मेरे वो जो स्वभाव दोषों का जो बोझ है, मुझे जो अहंकार मुझ में भरा है, जो आई विल रन राइट वाला मेरा काम है, इन सब चीजों से जब मुक्ति मिलेगी, उन ये बोझ मेरे सर से कम होगा, मेरी जिंदगी से दूर होगा, तब मुझे वो एक्सेप्टेंस इज अ की टू लिबरेशन वो मिलेगा। मेरे स्वातंत्र की चाबी यहाँ पे है, मुझे अपने बंधनों से मुक्त होना है। वो अहंकार मुझ में भरा हुआ था, मैं सेल्फ सेंटर्ड था, मैं स्वार्थी था, आत्म केंद्रित था, अविचारी था, जिंदगी में बहुत से डर भरे हुए थे। इन सब चीजों को दूर करूंगा तो मैं हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ जी सकता हूँ। और उसके लिए मुझे ये सब चीजों से दूर होना है। एक दिन की प्रक्रिया तो नहीं है दोस्तों, टाइम लगेगा। आज भी पूरे दुर्गुणों से मुक्त हूँ ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये जो स्टेप 1 से 9 तक के जो मैंने काम किया अपने स्पॉन्सर के साथ में बैठ के, तो ये मेरा भूतकाल था जिसको हम पास्ट कहते हैं। और जब तक कि मैं अपना पास्ट साफ नहीं करूंगा, मैं फ्यूचर में नहीं जी सकता। स्टेप नंबर 10 to 12 हमारा वो मेंटेनेंस स्टेप है, जिसको मैं फ्यूचर में प्रेजेंट में जीता हूँ। हर वक्त मुझे ये स्वीकार करते रहना पड़ता है, हर वक्त मुझे ये देखना पड़ता है। दोस्तों, मैंने क्षमा करने का जो गुण है एल्कोहलिक एनोनिमस से लिया, अगर वो 26 लाख का जो फटका मैं खा के आज भी वो लोग मेरे सामने से जाते हैं, गुजरते हैं, वो चीज को दिमाग में लेके बैठूं, इन लोगों ने मेरे को इतना बनाया, इतना इसने टोपी दिया, ये चीजों अगर दिमाग में रहेगी तो सुकून से सो नहीं पाऊंगा। और मेरे जैसा व्यक्ति जब चिड़चिड़ा होता है, बेचैन होता है, तो मुझे शरबत की याद नहीं आती दोस्तों। जब ये मैंने इन चीजों को धीरे धीरे एक दिन के आधार पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, और वो मुकाम जब आया, 2 अमेंड्स आज भी मेरे बच्चे हैं, उसके लिए मैं वो टाइम जो है वो ले रहा हूँ, क्योंकि मेरी जो हालत है आज कुछ अच्छी नहीं है। हालत मतलब फाइनेंशियली जो कुछ है वो बहुत अच्छी नहीं है। मेरे दोनों बच्चे, ये विद इन सोब्राइटी 5 साल की जो मेरी सोब्राइटी हुई है, उसमें मैं दोनों बच्चों को एक फॉरेन में भेज के उनसे अच्छा एजुकेशन उनको दे सका। तो इसके कारण जो कुछ मेरी कमी ये थी, तकलीफें थी फाइनेंस के मैटर में, वो अभी भी है। और जो कुछ मुझे कुछ लोगों को वापस करना है, उसके लिए मुझे फ्रीडम मिलता है कि आनंद तू करना है तुझे, ये नहीं करेगा तो सुकून नहीं रहेगा। आज भी वो चीजें अंदर के अंदर खाई जाती है कि नहीं यार, मुझे वो नरेश भाई जी के पैसे देने हैं, मुझे वो कामिल भाई जी के पैसे देने हैं। इन चीजों को जब मैं महसूस करता हूँ अंदर से, तो सुकून थोड़ा हटता है। लेकिन मैं पूरा ईमानदार हूँ उन चीजों के लिए कि वो दोनों चीजें जो मुझे करनी है मैं करूंगा। जैसे जैसे हालात थोड़े से और अच्छे होते जाएंगे, वो चीज जो मुझे करना है, तो ये फ्रीडम भी मुझे अल्कोहलिक एनर्जी ने दिया है। तो जब मैं पूरे दृढ़ता पूर्वक अपनी जिंदगी को हर रोज देखता हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं जी रहा हूँ, जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ, उसमें मेरा कहीं स्वार्थ है क्या?
उसमें मेरे कोई आत्म केंद्रितता है क्या? उसमें मेरे जिंदगी कोई डर भरी हुई है क्या? उसमें जो मैं विचार कर रहा हूँ वो कुछ ऐसे इससे स्वार्थ से भरा तो नहीं है? उसमें कोई ईश्वर की इच्छा दिखती है या फिर अपनी मनमानी करने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये प्रेजर्वेंस जिसको कहते हैं हम, दृढ़ता, ये जो गुण जो है, वर्च्यू ऑफ लाइफ कहता हूँ मैं इन चीजों को। जैसे कि ये स्वीकार है, जैसे कि मेरे शरणागति है, जैसे कि ये मैं श्रद्धा है, जैसे कि ये विश्वास है, जैसे कि प्रामाणिकता है, जैसे कि मैं ये कहूंगा कि ये धैर्य है, जैसे कि मैं कहूंगा इच्छा शक्ति है, जैसे कि मैं कहूंगा नम्रता है, जैसे कि मैं कहूंगा क्षमा है, जैसे कि मैं कहूंगा स्वातंत्र्य है, और फिर दृढ़ता। इन चीजों को मैं अपनी जिंदगी का मूल्य समझता हूँ। इन चीजों ने मुझे बेहतर जिंदगी दी है। मेरी जिंदगी को ऊंचा करने का, वो बेटर वर्जन में लाने का प्रयास इन चीजों के, ये चीजें मेरे पास थी नहीं, और ये चीजें नहीं होने के कारण मैं खुश नहीं रह पाता था। आत्मसंतुष्टि ये मेरे जिंदगी में थी नहीं। क्या पैसा था, क्या क्या खोया था, क्या पाया था, इससे ज्यादा जिस तरह से मैं विचार करता था अपनी जिंदगी, जैसे जिस तरह से सोचता था, वो मेरा नजरिया गलत था। एल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे अपने जिंदगी की तरफ देखने का वो एटीट्यूड है, जो नजरिया है, वो बदलने के लिए काबिल बनाया कि नहीं यार, जो कुछ हुआ गया को गंगा, बस बचा वो तीरथ, इसको समझ के अगर जीऊंगा, दृढ़ता पूर्वक हर डिसीजन पे काम करूंगा। मेरे जैसा व्यक्ति बहुत बेसब्रा होता है। सबर नाम की चीज, पेशेंस जिसको कहते हैं, ये वर्च्यू ऑफ लाइफ समझता हूँ मैं। जिंदगी जीने के लिए ये चीज बहुत जरूरी है। कोई चीज के लिए राह देखना, कोई चीज के लिए थोड़ा सबर करना, ये चीजें मेरे साथ नहीं थी। मैं बड़ा बड़ा बेसब्रा और अति उत्साही कि मुझे जल्दी चाहिए। तो ये चीजों को मैं प्रैक्टिस करने लगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने यहाँ सीखी है एल्कोहलिक एनोनिमस में, वो थी रिगर, इसको रिगार्डलेस लव जिसको हम कहते हैं, कि निस्वार्थ प्यार करना किसी से। जैसे गणेश भाई से मेरी पहचान भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो कुछ मुझे मिला है वो गणेश भाई की जिंदगी में आए, आप लोगों की जिंदगी में आए। जो सुकून मेरे पास है वो सबके पास। और ये सब करते वक्त, ऐसा प्रार्थना करते वक्त ईश्वर को, उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। मैं जानता भी नहीं बहुत से लोगों को। तो ये जो रिगार्डलेस लव की जो भावना है, ये एल्कोहलिक एनस में मुझे सीखने को मिली। मुझे देते रहना है, अध्यात्म का नाम लेना नहीं होता है। मैं धार्मिक था, मैं भगवान से हमेशा मांगता था, भगवान मुझे ये दे दे, वो दे दे, मैं तेरे को 1.25 रुपए का पेड़ा चढ़ाऊंगा, 11 रुपए का ये करूंगा। भगवान के पास जैसे पैसे भी नहीं थे, और ये चीजों को भूखा था। मैं भगवान को हमेशा मांगता था, देता कुछ नहीं था। आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़ा सा टैलेंट है, थोड़ा सा पैसा भी है समझ लो, तो वो मैं उन लोगों के लिए खर्चा करूं जो आज भी ये समस्या से पीड़ित है। जो मैं दे सकता हूँ वो प्रयास करूं कि बाकी लोगों तक के एल्कोहलिक एनोनिमस का मैसेज किसी भी तरह से कैसा भी पहुंचे, तो ये मैं प्रयास करते रहूं। दान देने की प्रक्रिया, दान देना एक भावना जो होती है, उसमें जो सुकून मिलता है दोस्तों, वो कोई पैसे कमाने से नहीं मिलता। मैंने पैसा भी देखा है अपनी जिंदगी में, लेकिन ये जिंदगी नहीं थी। ये 5 साल का जो सफर, और कुछ दिन आदि हो गए, 5 दिन और ज्यादा हो गए, और 5 साल 5 दिन आज आज हो गए। तो इन दिनों में पैसे से ज्यादा जो कुछ सुकून मिलता है, तो किसी को मदद करने से, किसी को, जिसको चैरिटी हम कहते हैं, दान करने से जो सुकून मिलता है, वो बाकी पैसा कमाने में नहीं मिलता है। ये मैं महसूस करता हूँ, और ये चीजें मैं स्वीकार करने लगा हूँ। और ये सब चीजें है मेरे वो स्वातंत्र की चाबी, जिसको मैं एक्सेप्टेंस इज अ के ऑफ लिबरेशन कहता हूँ। मेरा वक्त हो गया है, शायद ऐसा लग रहा है, हाँ टाइम हो गया। तो इसके बाद में एल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम प्रैक्टिस करते करते 3 चीजों में बढ़ोतरी हो गई है, जो कि मैं बदलाव महसूस करता हूँ। जो मुझ में बहुत सारा अहंकार था, उसकी जगह हर रोज विनम्रता ले रही है, महसूस कर रहा हूँ। हर रोज सुई के नोक के बराबर कुछ बदलाव दिखता है। मुझ में कभी जिम्मेवारी का एहसास नहीं था, जो जिम्मेदारी एल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति मुझ में होनी चाहिए, मेरे परिवार के लिए मेरे पास जो जिम्मेवारी होना चाहिए, जो समाज ने अभी तक के मुझे सहा है, आज मैं गिव बैक टू सोसाइटी क्या कर रहा हूँ, लोगों को मैं क्या दे सकता हूँ। तो ये चीजें मेरे साथ में नहीं थी। तो ये एहसास जिम्मेवारी का एल्कोहलिक एनोनिमस के ये प्रोग्राम ने मुझ में दिलाया। और तीसरी एक बहुत चीज, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड मुझ में नहीं था। ना शुक्रा टाइप का व्यक्ति था। किसी के कृतज्ञता मानना, किसी के उपकार मानना मेरे जिंदगी में कभी नहीं था। एल्कोहलिक एनोनिमस में आया जब से, ये बर्थडे मना रहा हूँ, जब से टोकन लेता हूँ, जो लोगों ने मेरे लिए कुछ काम किया, उनके एहसान दिखते हैं यार।
अब मैं नरेश भाई जी ने मेरे लिए इतना सब काम किया तो मैं नरेश भाई जी की तारीफ करती रहूं, ये मेरा ग्रेटिट्यूड नहीं है। मैं उन लोगों के पास पहुंचूं जिनको मेरी जरूरत है, और वो मेरा सही ग्रेटिट्यूड है कामिल भाई और नरेश भाई जी के लिए, तो वो मुझे करना है। मुझे नरेश भाई जी की और कामिल भाई जी की तारीफ करते नहीं रहना है, ये अच्छे लोग हैं, लेकिन भगवान भी इन्होंने नहीं बनाना है। इनको भगवान न बनाते हो, इनको भगवान का दर्जा देके मुझे उन लोगों तक के, जो गणेश भाई जैसे लोग हैं, वहां तक के पहुंचना, और वो प्रयास करते रहता हूँ। इसलिए आज बहुत ही खुश हूँ, हैप्पी फ्री और जॉयस लाइफ जी रहा हूँ। जो खुशी महसूस करता हूँ, वो शराब की जो मेरे एक दिमाग पे जो कंट्रोल था वो छूट गया है। मैं अभी खुद को पूरी तरह से उससे निजात पाया है, महसूस करता हूँ कि मैं पूरा फ्रीडम मिला है मुझे उस शराब नाम के जो चीज थी मेरी जिंदगी में, उससे फ्रीडम मिला है, जिंदगी में खुशहाली है। मेरे दोषों को हर रोज दूर करने का प्रयास करता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है, और वही शायद मेरी जिंदगी है, और ये जिंदगी जीना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए हमेशा आप लोगों के साथ में जुड़ा रहता हूँ। आप लोगों के विचारों में मुझे मेरे औकात का पता चलता है, मेरे अस्तित्व का पता चलता है, मेरे वास्तविकता का पता चलता है। और जिस व्यक्ति को अपनी वास्तविकता का पता रहता है वो गलती नहीं करता, और शायद इसी की वजह से मैं जब से एल्कोहलिक एनोनिमस में आया हूँ, ईश्वर ने मुझे वापस पीने पीने नहीं दिया। तो यही चीजें, ये विचार जो है, ये एल्कोहलिक एनोनिमस के तत्व जो है, इसको प्रैक्टिस करते रहता हूँ, और मजा आ रही है दोस्तों जीने में। थैंक यू एवरीबॉडी।